कल रात से मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के लोगों के द्वारा कुछ व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई दे रहे हैं। उन व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा हुआ है, खाकी का भी तो मान है ना। असल में एक के बाद एक मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के लोग इस स्टेटस को क्यों डाल रहे हैं, इसकी पूरी कहानी हम आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इसका पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में क्यों डल रहा है एक जैसा स्टेटस। कर्नाटका में काम करने वाली युवती की लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में गुहार। देश की सारी विपक्षी पार्टियों ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, क्या हो पाएंगे सफल। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कुछ पुलिस वालों ने अपना एक स्टेटस अपडेट किया। स्टेटस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों जगह डाला जा रहा है। उस स्टेटस में लिखा हुआ है कि खाकी का भी तो सम्मान है ना, और धीरे धीरे कर ये इंदौर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर अलग अलग स्थान पर अलग अलग पुलिस वाले इस स्टेटस को अपलोड करने लगे। असल में बीते दिनों इंदौर में बजरंग दल और पुलिस प्रशासन के बीच लंबा विवाद चल रहा है, जिसके चलते ही पुलिस प्रशासन ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सरेआम पिटाई लगाई थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश शासन में पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों को लाइन अटैच किया गया था, जिसके चलते ही आज रात तक बजरंग दल और पुलिस प्रशासन के विवाद को लेकर रिपोर्ट भी पेश की जानी है। और इस रिपोर्ट से पहले मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी एक अलग हवा चलाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 70,000 पुलिसकर्मी है और चुनाव नजदीक है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले या फिर बीते दिनों हुए विवाद को लेकर पुलिसकर्मी एक्टिव नजर आ रहे हैं, या कहा जाए कि पुलिसकर्मियों ने साफ तौर पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। अब ये बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी है कि क्या वो अपने 70,000 पुलिसकर्मियों को साधने में सफल रहेगी या फिर अपने परमानेंट वोट बैंक हिंदूवादी संगठनों को बचा पाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की एक दलित युवती नौकरी की तलाश में कर्नाटका जाती है, जहां पर वो बेंगलुरु में नौकरी करने लगती है। इसी दरमियान उसकी मुलाकात होती है राजू से। धीरे धीरे कर राजू से दोस्ती होती है, दोस्ती प्रेम में बदलती है और राजू अचानक से युवती को नशे की दवाई पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उनकी रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो लगातार उस युवती को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने के बाद राजू उस युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता है और फिर उसके बाद युवती को पता लगता है कि असल में जिसको ये इतने दिन से राजू राजू बोल रही थी वो असल में उमर फारूक है। कुल मिलाकर लव जिहाद का मामला सामने आता है। युवती कर्नाटक पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाने पहुंचती है, रिपोर्ट लिखवाने पहुंचती है, लेकिन कर्नाटक में किसी भी प्रकार की अर्जी स्वीकार नहीं की जाती। युवती मध्य प्रदेश आती है, यहाँ पर अपने परिवारजनों को सारी की सारी व्यथा सुनाती है और उसके बाद मध्य प्रदेश में मामला दर्ज किया जाता है, जिसके बाद आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस पर बयान देते हैं। कल बच्ची ने दमोह महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कर्नाटक के अमर फारूक नाम के व्यक्ति के खिलाफ में महिला थाने में केस रजिस्टर्ड किया है। इस मामले को हमने काफी गंभीरता से लिया है और आज ही कर्नाटक हम पुलिस की पार्टी को भेजेंगे और मैं उनसे जरूर कहूंगा, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं, कि ये उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करें, जिससे पीड़िता जो मध्य प्रदेश की है उसको न्याय मिल सके। अब चूंकि ये साफ नजर आता है कि एक युवती कर्नाटक में लव जिहाद का शिकार होती है, जहां पर उसकी सुनवाई नहीं की जाती है। वो मध्य प्रदेश परेशान होकर आती है, जहां पर मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन असल में वो युवक मतलब उमर फारूक अभी भी कर्नाटक में मौजूद है।
लेकिन कर्नाटक में उसको पकड़ा कैसे जाए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। अब जरा राजनीति की ओर चलते हैं। इन दिनों देश की सारी विपक्षीय पार्टियां एक होने की कगार पर है, जिसके चलते ही आज पटना में मुख्यमंत्री निवास पर देश की अलग अलग विपक्षी पार्टियों की एक संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और भी कई सारे राजनेता मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा और सभी का एक मत है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाल को तोड़ा जाए, साथ ही नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में कैसे हराया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाए। विपक्ष ने इस बैठक में पहली बैठक में ये कहा है कि हर एक लोकसभा सीट पर एक विपक्षीय दल का कैंडिडेट उतारा जाएगा। बैठक के बाद अलग अलग विपक्षी राजनेताओं के अलग अलग बयान आए। राहुल गांधी ने कहा है कि देश को आरएसएस और भाजपा के आक्रमण से रोकना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस और भाजपा देश की नींव पर हमला कर रही हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से बैठक का आयोजन किया है, सभी व्यक्तियों की बातें सुनी गई, सभी की बातों पर विशेष मंथन किया जाएगा। 4 मुख्य बिंदु सामने निकल कर आए हैं। पहली बैठक के बाद 4 मुख्य बिंदु पर काम किया जाएगा। पहली बैठक के मुख्य 4 मुद्दे कुछ ये हैं। पहला, हर सीट पर हर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी उतारा जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन का नाम क्या होगा, इस पर भी चिंतन किया जा रहा है। तीसरा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किए जाएंगे। चौथा, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी विचार मंथन किया जाएगा, क्योंकि 2019 में जब सारा विपक्ष एक हो रहा था, उस समय जैसे ही एक हुआ, तनातनी शुरू हुई और सीटों को लेकर, कैंडिडेट को लेकर मगजमारी शुरू हो गई थी। वहीं 5वां, दिल्ली में अध्यादेश लाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लगभग सारे लोग नजर आने लगे हैं। हाल ही में बिहार में 15 राजनीतिक पार्टियों की लगभग 27 सदस्य एक साथ एक कमरे में इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रणनीति बननी शुरू हो गई थी। इस बैठक से पहले हमें उस दौर को भी याद करना चाहिए जब 2019 में भी पहले से एक महागठबंधन बनाया गया था, जिसमें सारी की सारे विपक्षी दल शामिल थे। एक सामान्य बड़ी जनसभा हुई थी, एक मंच था जिस पर कई सारे विपक्षी राजनीतिक दल मौजूद थे। लेकिन जब चुनाव की टिकट में बंटवारे की बारी आती है तो उस समय यही महागठबंधन टूट गया था। अब देखना यह है कि इस बार ये महागठबंधन कितना यूजफुल रहता है, ये महागठबंधन कितना इफेक्टिव होता है, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।